नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप RSAT तैयारी कर रहे होंगे। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट RSAT के क्वेश्चंस वाली वीडियो, ठीक है। और ये एकदम इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। और पहला सवाल इसका ये है कि इंटरनेट और वेब में क्या संबंध है। इंटरनेट और वेब में क्या संबंध है, ठीक है। पहला ऑप्शन आ रहा है दोनों अलग अलग हैं, या फिर वेब इंटरनेट का हिस्सा है, इंटरनेट वेब का हिस्सा है, या फिर दोनों एक ही चीज है। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ का सही जवाब। अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। मैं आपके लिए लेके आया हूँ 35 क्वेश्चन, और 35 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। और साथ में मैं सारे क्वेश्चनों को डीप समझाऊंगा दोस्तों, डीपली समझाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। गहराई से जहां से क्वेश्चन उठने के चांस होंगे वहां वो सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा कि वेब इंटरनेट का क्या है दोस्तों, हिस्सा है, ठीक है। वेब क्या है दोस्तों, इंटरनेट का हिस्सा है। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दूसरा, गूगल क्रोम क्या है। गूगल क्रोम क्या है? पहला ऑप्शन एंटीवायरस है, दूसरा ब्राउजर है, या फिर ओएस है, या कंपाइलर है। जल्दी बताइए दोस्तों क्या है गूगल क्रोम। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जो गूगल क्रोम है वो है दोस्तों ब्राउजर। क्या है दोस्तों? ब्राउजर है। अब यहाँ पे आपके RSAT में एक दो क्वेश्चन ब्राउजर के आ सकते हैं, तो मैं कुछ ब्राउजरों के नाम आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ का आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्राउजर होगा गूगल क्रोम। तो वैसे ही मैं कुछ ब्राउजर्स के आपको नाम लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से लिख लो, अभी नोटबुक में लिख लो दोस्तों। ब्राउजर है ना, BROSER, ब्राउजर के नाम, ठीक है। ब्राउजर्स के नाम एक तरीके से। तो पहला नाम है दोस्तों, ध्यान से लिख लो। यहाँ पे गूगल क्रोम तो है ही एक तो, है ना। दूसरा लिख देते हैं हम यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला, ठीक है, फायरफॉक्स, एक तो ये लिख लो। दूसरा लिख लो दोस्तों यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। दो हो गया एज। इसके बाद तीसरा लिख लो दोस्तों यहाँ पे एप्पल सफारी, ठीक है। इसके बाद में आप लिखोगे यहाँ पे चौथा दोस्तों ओपेरा। तो ये कुछ आप याद कर लो, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल आ जाता है कि इनमें से कौन सा एक तरीके से ब्राउजर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सवाल बन जाते हैं, तो यहाँ पे इनका नाम तो आपको याद होना ही चाहिए दोस्तों। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, एप्पल सफारी, ओपेरा, और एक हो गया दोस्तों गूगल क्रोम। इसको भी लिख लेना दोस्तों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पांचवा गूगल क्रोम, ठीक है। ओके, तो इनको तो आपको याद करना ही करना है कैसे भी, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ब्राउजर्स के नाम है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी आपने लिख ली होंगी, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियां कितनी होती हैं। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियां कितनी होती हैं? 10 होती हैं, 12 होती हैं, 15 होती हैं, 8 होती हैं। अब आप बोलोगे इतना सीधा क्वेश्चन भी आता है क्या एग्जाम में? आ जाता है भाई साहब, यही क्वेश्चन ज्यादातर लोग गलत करके आते हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं लेते हैं ना, उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कई बार। तो फंक्शन कुंजी को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों कार्य कुंजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्य कुंजी बोला जाता है हिंदी में इसको, ठीक है। तो इनकी संख्या होती है दोस्तों 12। कितनी होती है दोस्तों? 12। आपसे भी बोला जा सकता है कि F1 से लेकर के F12 तक की कुंजियों को क्या कहा जाता है? तो वही फंक्शन कुंजी कहा जाता है। ये F1 से स्टार्ट होती है, F12 पे दोस्तों खत्म होती है, ठीक है। और एक विशेष कार्य के लिए होती है दोस्तों। ये क्या होती है दोस्तों? विशेष कार्य के लिए होती हैं, अलग अलग जगह अलग अलग काम करती हैं सारी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या 12 होती है, F1 से लेकर के F12 ऐसे चलती है। F1 है ना, फिर चलेगी F2, F3, और लास्ट में अंतिम कुंजी का नाम होगा F12, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में चौथा, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की क्या है। MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट या नया दस्तावेज, दस्तावेज भी लिखा सकता है यहाँ पे, नया डॉक्यूमेंट नया दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N है, Ctrl+O है, Ctrl+S है, या Ctrl+D है। जल्दी से आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा Ctrl+N। क्या होगा दोस्तों? Ctrl+N होगा। अब यहाँ पे बात करें Ctrl+O क्या होता है दोस्तों? ओपन फाइल के लिए, ठीक है, ओपन फाइल या फाइल खोलने के लिए, ठीक है। Ctrl+S होता है दोस्तों सेव फाइल के लिए, मतलब सेव करते हैं फाइल को। क्लियर यहाँ तक का? और Ctrl+D होता है दोस्तों MS वर्ड की बात करें। देखो Ctrl+D अलग अलग जगह अलग अलग काम आता है, लेकिन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है किसमें? MS वर्ड में खुलता है दोस्तों ये, ठीक है। क्लियर है तक का? MS वर्ड में क्या काम करता है? ये
फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, डायलॉग बॉक्स, है ना। क्लियर है यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है दोस्तों, एमएस वर्ड में टेक्स्ट बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट बोल्ड करना, बोल्ड का मतलब होता है दोस्तों गहरा, है ना, या गाढ़ा, गाढ़ा भी लिखा सकता है यहाँ पे, गहरा या गाढ़ा भी लिखा सकता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा कंट्रोल बी। सभी को आता होगा मुझे पता है दोस्तों, कंट्रोल बी यानी बोल्ड होता है। इटैलिक यानी होता है, आई कंट्रोल होता है इटैलिक, और इटैलिक का मतलब होता है दोस्तों तिरछा या टेढ़ा, ठीक है। कंट्रोल यू होता है दोस्तों अंडरलाइन के लिए, किसके लिए दोस्तों, अंडरलाइन के लिए होता है, ठीक है। और कंट्रोल एम किसके लिए होता है, अगर आपको आता है तो जल्दी से आप बता सकते हो मुझे, ठीक है। तो कंट्रोल एम होता है दोस्तों, एमएस वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, एमएस वर्ड में होता है दोस्तों ये INSERT, इंसर्ट इंडेंट के लिए, इसलिए दोस्तों इंसर्ट इंडेंट करता है ये, किसमें, एमएस वर्ड में करता है, एमएस वर्ड में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर तक का। अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की ओर। छठा सवाल हमारे पास में क्या है कि एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है, इंसर्ट का होता है, फाइल का होता है, एडिट का या होम का। जल्दी से आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है। दोस्तों वो होता है इंसर्ट का। किसका दोस्तों, इंसर्ट में जाके हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। चार्ट होते हैं ना, देखिए ऐसे होते हैं ना एकदम, जैसे कि ये मैंने बना दिया चार्ट यहाँ पे, है ना, ओके। ये कॉलम चार्ट होता है, ये ऐसा पाई चार्ट होता है, तो ऐसे आपने बनाए होंगे दोस्तों एमएस एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल है हमारे पास में सातवां, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है, F2 है, F5, F7 या F9। दोस्तों स्लाइड शो शुरू करने की जो शॉर्टकट की होती है ना एमएस वर्ड में, सॉरी पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट जो होती है वो होती है दोस्तों F5। क्या होती है दोस्तों, F5 होती है। तो यहाँ पे लगा लीजिए सातवें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आठवें सवाल की ओर। आठवां सवाल हमारे पास में क्या है, कंप्यूटर में डेटा किस में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा किस में संग्रहित किया जाता है, रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में या कीबोर्ड में। बताइए दोस्तों किस में संग्रहित किया जाता है, तो किया जाता है दोस्तों हार्ड डिस्क में। किसमें दोस्तों, हार्ड डिस्क में किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, हार्ड डिस्क, ओके, क्लियर तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल है हमारे पास में नौवां, गूगल ड्राइव क्या है। गूगल ड्राइव क्या है, ठीक है, हार्डवेयर है, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है, प्रिंटर है या एंटीवायरस है, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पे गूगल ड्राइव में ऑनलाइन डेटा स्टोर कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे आएगा ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज। क्या दोस्तों, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज आएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 10वें सवाल की ओर। 10वां सवाल है हमारे पास में, स्प्रेडशीट में एक सेल की पहचान कैसे होती है। स्प्रेडशीट, जो स्प्रेडशीट है आपकी, उसमें एक सेल की पहचान क्या होती है। जैसे एक ये सेल है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका एड्रेस कैसे होता है। दोस्तों देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो एड्रेस होता है ना, इसमें आता है, पहले तो आता है कॉलम का नाम आता है, और फिर आता है दोस्तों रो का नाम, ठीक है। जैसे A1 सेल का नाम है, तो पहले क्या जाएगा दोस्तों, कॉलम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और कॉलम के बाद में क्या आएगी दोस्तों, रो आएगी, मतलब रो का नाम आएगा एक तरीके से। तो पहले क्या आएगा दोस्तों, कॉलम, फिर बाद में क्या आएगा, रो का नाम आता है। तो यहाँ पे देखो केवल अक्षर से, केवल संख्या से, अक्षर या संख्या के संयोजन से या रंग से। तो यहाँ पे देखो एक तो आता है अक्षर, जैसे A1 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें ए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अक्षर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगी संख्या, संख्या या नंबर आप बोल सकते हो जो भी है। तो यहाँ पे आ जाएगा अक्षर और संख्या के संयोजन से, क्लियर तक का। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी सेल का नाम A1 है ना, तो एक तो आ गया अक्षर और दूसरा आ गया क्या दोस्तों, यहाँ पे संख्या, संख्या या नंबर कुछ भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा अक्षर और संख्या के संयोजन से। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल है हमारे पास में 11वां, कंप्यूटर का बूटिंग, कंप्यूटर बूटिंग का मतलब क्या है। कंप्यूटर बूटिंग का मतलब क्या है, कंप्यूटर बंद करना, कंप्यूटर को रीसेट करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना या कंप्यूटर में गेम खेलना। बताइए दोस्तों। दोस्तों बूटिंग कह लेते हैं, जो कहते हैं ना बूटिंग, बूटिंग को कहते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना, बूटिंग कहलाता है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। क्या दोस्तों, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों 12वें सवाल की ओर। 12वां सवाल हमारे पास में, सीसी और बीसीसी का
उपयोग किसमें होता है? सीसी और बीसीसी का उपयोग किसमें होता है? एमएस वर्ड में होता है, ईमेल में होता है, एक्सेल में होता है या पावर पॉइंट में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल बनने के पूरे पूरे चांस है। बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर कि सीसी और बीसीसी का उपयोग किसमें होता है? एमएस वर्ड में होता है, ईमेल में होता है, एक्सेल में होता है या पावर पॉइंट में होता है? जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों मुझे। दोस्तों सीसी बीसीसी का जो उपयोग होता है वो होता है दोस्तों ईमेल में। किसमें होता है दोस्तों? ईमेल में होता है, ठीक है। और ईमेल का जो पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है इसका पूरा नाम। कई बार इसका पूरा नाम भी आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और यहाँ पे सीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों CARBON, कार्बन, ठीक है, COPY, कॉपी, कार्बन कॉपी होती है। और बीसीसी का मतलब होता है दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ध्यान रखना कई बार यहाँ पे बीसीसी और सीसी की यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो सीसी की होगी कार्बन कॉपी, बीसीसी की होगी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अब ध्यान रखना कई बार मैंने बोल दिया सीसी बीसीसी का उपयोग क्या होता है, या ना पूछ के बोल सकता है बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है, सीसी का पूरा नाम क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इन सभी को नोट कर लीजिए एक नोटबुक के अंदर। आप एक नोटबुक ले लो और उस नोटबुक के अंदर सभी चीजों को लिखते जाओ बस आप, ठीक है, जिससे आपको इन फ्यूचर याद रहेंगी सारी चीजें। सिर्फ क्लास देखने से सब कुछ याद नहीं होता है, ठीक है। आपको माइंड में पूरी तरह सेट करना है तो आप उनको नोटबुक में नोट करते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। फिर ये नहीं होगा कि सर ये तो बताया नहीं हमको, ऐसा तो आपने बताया नहीं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, तो उसका ध्यान रखना बस आप, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 13वें सवाल की ओर। 13वां सवाल हमारे पास में क्या है? एमएस वर्ड में टेक्स्ट को केंद्र में लाने के लिए, टेक्स्ट को केंद्र में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी हो सकती है? देखो दोस्तों यहाँ पे केंद्र में लाने के लिए यह हो सकता है कि टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए, यहाँ पे ये भी लिखा सकता है सेंटर अलाइन भी लिखा सकता है, ठीक है, क्योंकि अलाइनमेंट का ही सवाल है ये। तो या तो आएगा कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को केंद्र में लाने के लिए, या आएगा एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग होती है? कंट्रोल आर होती है, कंट्रोल ई होती है, कंट्रोल जे होती है या कंट्रोल एल होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो अगर आपको आता है तो, नहीं तो फिर भी बता रहा हूं दोस्तों मैं। क्या होती है दोस्तों, जल्दी बता सकते हो आप? दोस्तों यहाँ पे बात करें एमएस वर्ड में टेक्स्ट को केंद्र में लाने के लिए या सेंटर लाइन के लिए, यहाँ पे जो उपयोग होगा वो होगा दोस्तों कंट्रोल प्लस ई का होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का? अब बात करें यहाँ पे 4 एलिमेंट होते हैं दोस्तों पैराग्राफ के। कितने होते हैं दोस्तों? 4 अलाइनमेंट होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। पहला होता है यहाँ पे कंट्रोल आर, देखो पहला तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बात करें कंट्रोल आर की, कंट्रोल आर का मतलब होता है दोस्तों राइट अलाइन। क्या होता है दोस्तों? राइट अलाइन होता है, ठीक है, लिख लेना। कंट्रोल ई का मतलब होता है दोस्तों सेंटर अलाइन। क्या होता है दोस्तों? सेंटर अलाइन होता है। कंट्रोल जे का मतलब होता है दोस्तों जस्टिफाई होता है। क्या होता है दोस्तों? जस्टिफाई होता है। और कंट्रोल एल का मतलब होता है दोस्तों लेफ्ट अलाइन। क्या होता है दोस्तों? लेफ्ट अलाइन होता है। सवाल आए कि बाय डिफॉल्ट अलाइन कौन सा होता है दोस्तों? यही होता है बाय डिफॉल्ट भी, बाय डिफॉल्ट भी दोस्तों यही होता है लेफ्ट अलाइन ही, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल जे जस्टिफाई, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है दोस्तों एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 14वें सवाल की और 14वां सवाल हमारे पास में क्या है, ध्यान से देखिएगा। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? ये पूछ किसकी रहा है दोस्तों? IPv4 की, मतलब IPv, देखो लिखाई भी आ सकता है आईपी एड्रेस IPv4 कितने बिट का होता है, ठीक है। तो ये जो IPv4 होता है ना दोस्तों, इसकी बात करें तो ये होता है दोस्तों 32 बिट का। कितना होता है दोस्तों? 32 बिट का होता है ये। क्लियर है तक का? तो यहाँ पे सही जवाब क्या जाएगा दोस्तों? 32 बिट आ जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? 32 बिट आ जाएगा। कौन सा? IPv4। ध्यान रखना 2 एड्रेस बता रहा हूं मैं आपको, एक तो होता है IPv4, ठीक है, एक होता है दोस्तों IPv6, ठीक है। ये दो यहाँ पे एक तरीके से आईपी एड्रेस होते हैं। तो एक तो होता है दोस्तों ये IPv4 तो होता है 32 बिट का, समझ में आ गया। और यहाँ पे ये होता है ना IPv6, ये होता है दोस्तों 128 बिट का। कितना होता है दोस्तों? 128 बिट का। दोनों में से कोई सा पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, दोनों को लिख लेना। पहले बता रहा हूं एग्जाम में आ सकते हैं IPv4 और IPv6 के में से कोई सा भी, ठीक है। और अब बात करें आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, अगर किसी को आता है जल्दी से बता सकता है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों?
इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। मैं हर एक क्वेश्चन को एक तरीके से समझा रहा हूँ बहुत अच्छी तरह, तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? अब देखो यहाँ पे कितने बिट का कौन सा एड्रेस, IPv4 के बारे में बात कर रही है, ठीक है। IPv4 के बारे में तो 32 बिट का है, और अगर यहाँ पे लिखा जाए मान लो IPv6 लिखा जाए तो वो क्या आंसर होगा? 128 का होगा। जो 128 है ना, ये किसका है दोस्तों? IPv6 का है, ठीक है। और ये 32 है, ये किसका है? IPv4 का। ध्यान रखना इस चीज का। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और ये लिख लेना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। तो आईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा, एक यहाँ पे IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, ई-मित्रा किस राज्य की ई गवर्नेंस सेवा है? बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की है, महाराष्ट्र की है, राजस्थान की है, गुजरात की है? दोस्तों बात करें ई-मित्र की जो सेवा है वो है दोस्तों राजस्थान की। कितनी दोस्तों? राजस्थान की है। क्लियर यहाँ तक का। तो यहाँ पे आएगा राजस्थान। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आगे। अगला सवाल है दोस्तों, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, ऑटो टेल मशीन, या फिर ऑल टाइम मनी? बताइए दोस्तों क्या होगा एटीएम का पूरा नाम? दोस्तों बात करें एटीएम के पूरे नाम की तो ये होता है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है दोस्तों? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन क्या है भाई? वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? आईपी, यूआरएल, ईमेल या आईएसपी? बताइए दोस्तों वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? अगर आप बोर हो रहे हो क्लास से तो चाय वगैरह पी लीजिए, क्योंकि क्लास तो आपको लेनी पड़ेगी अगर आरएसआईटी में आपको पास होना है तो, ठीक है। और ये टेंशन मतलब सिलेबस कौन सा एकदम नया सिलेबस है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी चांस है। और आपको ये ध्यान रखना, कई लोग तो क्या सोचेंगे ये 35% ही पढ़ लेता हूं मैं। भाई 35 के अलावा जो मैं समझा रहा हूँ ना यहाँ पे एक एक चीज की फुल फॉर्म लिख रहा हूँ हाथ से मैं, उसको भी आप नोटबुक में लिख लो, ठीक है। ये मत बोलना कि सर आप जो क्वेश्चन दे रहे हो वो नहीं है। यहाँ से फुल फॉर्म जैसे मान लो कोई ऑप्शन मैंने बताया कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो एक एक चीज को नोट कर लीजिएगा आप, ध्यान रखना। तब तो मेरी क्लास में कह सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों? जब भी नहीं जाएगा जब आप एक एक चीज को नोट करोगे, एक एक चीज को अच्छी तरह सीखोगे, ठीक है। ये नहीं कि बस देख लिया हो गए पास। कई लोग तो क्या करते हैं एग्जाम से 1 घंटे पहले देखेंगे क्लास को और फिर बोलेंगे सर आपकी क्लास में तो क्वेश्चन मिले भी थे, नहीं भी मिले। तो यार 1 घंटे देखने से क्या होता है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी कम से कम 15 से 20 दिन की अच्छे से, ठीक है। अब देखो वेबसाइट का पता क्या कहलाता है दोस्तों? आईपी, यूआरएल, ईमेल या आईएसपी? जल्दी बताइए दोस्तों वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों यूआरएल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? यूआरएल कहलाता है, ठीक है। अब सवाल आएगा यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म, ठीक है, रिसोर्स लोकेटर, LOC है ना, ATOR लोकेटर। ध्यान रखना, आराम से लेना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आईपी का मैंने बताया जस्ट अभी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये ध्यान रखना, सारी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आएंगे आपके 1 से 2 फुल फॉर्म पूछी जाएंगी आपसे। ईमेल का होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और आईएसपी का क्या होता है दोस्तों फुल फॉर्म? आईएसपी का क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आईएसपी का होता है आई फॉर इंटरनेट, है ना, इंटरनेट। ओके, इंटरनेट के बाद में आएगा दोस्तों एस फॉर सर्विस, है ना, और पी फॉर प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो मैंने सभी की फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दी है। और वेबसाइट का पता क्या कहलाता है दोस्तों? यूआरएल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? यूआरएल कहलाता है। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 18वां। इन फुल फॉर्म को आप लिख लेना अच्छी तरह नोटबुक में कि आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूआरएल की क्या होती है, ईमेल की क्या होती है और आईएसपी की क्या होती है। अपनी नोटबुक में नोट कर लो भाई, ठीक है। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड में हेडर और फुटर किस टैब में पाए जाते हैं? एमएस वर्ड में हेडर और फुटर किस टैब में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन होम में, दूसरा इंसर्ट में, तीसरा पेज लेआउट और चौथा है दोस्तों व्यू। दोस्तों बात करें मतलब एक तरीके से एमएस वर्ड में हेडर फुटर की, तो ये पाए जाते हैं दोस्तों इंसर्ट टैब में। हाँ दोस्तों, इंसर्ट टैब में पाए जाते हैं। हेडर हमेशा ध्यान रखना, ये जैसे पेज है ना आपका, जैसे ये नोटबुक में पेज है आपका, ठीक है, इस पेज में हेडर तो होता है सबसे ऊपर,
ठीक है, मतलब टॉप में होता है हेडर पेज के, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे नीचे होता है ना, यहाँ पे होता है दोस्तों FOOTER फुटर, मतलब ये होता है बॉटम में, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, ये तो ऑन टॉप होता है और ये ऑन बॉटम होता है। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया वो हेडर फुटर कहाँ होते हैं पेज में। तो हेडर होता है हमेशा टॉप में, फुटर होता है बॉटम में, और ये कौन से टैब में पाए जाते हैं दोस्तों? इंसर्ट टैब में पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल देखो एक बार पढ़ो ध्यान से, क्या है? इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किस उद्देश्य से किया गया था? इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किस उद्देश्य से किया गया था? सोशल मीडिया के लिए, रिसर्च एंड डिफेंस के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, या ईमेल के लिए? बताइए दोस्तों, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग क्यों किया गया था? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बताइए दोस्तों, क्यों किया गया था सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग? किस उद्देश्य से किया गया था? दोस्तों किया गया था रिसर्च एंड डिफेंस के उद्देश्य से, ठीक है। रिसर्च एंड डिफेंस के लिए किया गया था सबसे पहले, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है 19वां आपको समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पे चलते हैं 20वें सवाल की ओर। ईमेल अटैचमेंट क्या होते हैं? ईमेल अटैचमेंट क्या होते हैं? फोटो या फाइल जो ईमेल के साथ भेजी जाती है, ईमेल आईडी, पासवर्ड या लिंक। बताइए दोस्तों, ईमेल अटैचमेंट क्या होते हैं या किसे कहते हैं? दोस्तों ईमेल अटैचमेंट की बात करें हम, तो यहाँ पे दोस्तों बात करें फोटो या फाइल जो ईमेल के साथ भेजी जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो अटैचमेंट के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कोई वीडियो भी आ सकता है, ठीक है, कोई ऑडियो भी आ सकता है, ठीक है। बात करें AUDIO ऑडियो, है ना। कोई यहाँ पे इमेज भी आ सकती है ना, इमेज पिक्चर जो भी है, और कोई डॉक्यूमेंट भी हम भेज सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें एक साथ में अटैच की जाती हैं, तो इसे बोलते हैं अटैचमेंट करना, ठीक है। मतलब किसी अन्य व्यक्ति को फोटो वीडियो भेजना अटैचमेंट के द्वारा ही एक तरीके से ये हो पाता है, ठीक है। और ये पेपर क्लिप की तरह आइकन होता है ऐसा, ठीक है, एक पेपर क्लिप की तरह आइकन होता है ऐसा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे कि इसका सही जवाब होगा फोटो या फाइल जो मेल के साथ में भेजी जाती है, ठीक है। किसी व्यक्ति को जब आप मेल भेजते हो तो उसके साथ में फोटो या कुछ और भेज रहे हो तो अटैचमेंट उपयोग होगा उसमें, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है 20वां आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात मैं पूछना चाहूंगा, 20/20 किसके सही है भाई? मतलब 20 में से 20 किसके सही है, या फिर 20 में से 15 तक किसके सही है, ठीक है। और हाँ, जिसके 20 में से 20 सही है उनको समझूंगा कि तैयारी अच्छी चल रही भाई तुम्हारी, और जिनके कम सही है उनसे बोलूंगा कि आपको तैयारी और बेटर करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आएंगे 35 क्वेश्चन और आपको सही करने पड़ेंगे उसमें से 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है सही करना, ठीक है। तो उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी करोगे आप, ठीक है। और साथ में एक बात कहना चाहूंगा, क्लास यहाँ तक पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। साथ में कमेंट में बताओ कि आपको कैसी लग रही है मेरी ये क्लास, ठीक है। अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करना। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 21वां। वाईफाई का उपयोग किस लिए होता है? वाईफाई का उपयोग किस लिए होता है? डाटा सेव करने के लिए, चार्जिंग के लिए, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के लिए, प्रिंटिंग के लिए? बताइए दोस्तों, वाईफाई का जो उपयोग होता है वो किस लिए होता है? ये होता है दोस्तों वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के लिए। क्या होता है दोस्तों? वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के लिए यहाँ पे वाईफाई का उपयोग होता है, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 22वां। क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है? या पूछा जा सकता है कि पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम भी लिखा सकता है यहाँ पे कि क्यूआर कोड में क्यूआर का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा नाम होता है, देखो पहला ऑप्शन क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रिकॉर्ड, क्विक रिचार्ज या क्विक रिपोर्ट। अगर आपको आता है, आपने बहुत क्यूआर देखा होगा दोस्तों, ठीक है, स्कैन भी किया होगा ऐसे। तो बताइए दोस्तों क्या होता है क्यूआर में क्यूआर कोड में क्यूआर का पूरा नाम? अगर आपको आता है तो जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं इसमें। दोस्तों क्यूआर कोड में क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्या होता है दोस्तों? क्विक रिस्पॉन्स होता है। तो ए ऑप्शन इज राइट, क्विक रिस्पॉन्स, ओके। अब चलते हैं 23वें सवाल की ओर। 23वां सवाल हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। स्प्रेडशीट में ऑटोसम का कार्य क्या है? जोड़ करना, घटाना, डेटा क्लियर करना या सॉर्ट करना? दोस्तों यहाँ पे ऑटोसम अगर आप करते हो स्प्रेडशीट में, मतलब एक्सेल की एक शीट में आप अगर ऑटोसम करते हो तो वो करता है दोस्तों जोड़ करना। क्या करता है दोस्तों? जोड़ करना। यहाँ पे क्लियर हो रहा है सम मतलब क्या होता है? जोड़ करना। और यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? अल्ट की प्लस इक्वल। ऑल्ट इक्वल क्या होती है दोस्तों? इसकी शॉर्टकट की होती है, ओके। कोई बोले ऑटोसम की शॉर्टकट की क्या है? अल्ट इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना शॉर्टकट की को भी
इंपॉर्टेंट बन रही है। और यहाँ पे बात करें स्प्रेडशीट में, ऑटो सम का कार्य क्या है, जोड़ करना होता है। क्या होता है दोस्तों, जोड़ करना होता है। अब चलते हैं दोस्तों 24वें सवाल की ओर। गूगल फॉर्म का उपयोग किस लिए होता है? गूगल फॉर्म का उपयोग किस लिए होता है? ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, फॉर्म बनाने और डेटा एकत्रित करने के लिए, मेल भेजने के लिए, इमेज एडिट करने के लिए। बताइए दोस्तों क्यों होता है, मतलब क्या उपयोग होता है एक तरीके से गूगल फॉर्म का? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जल्दी से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात करें गूगल फॉर्म के उपयोग की, तो वो होता है दोस्तों फॉर्म बनाने और डेटा एकत्रित करने के लिए। फॉर्म बनाने और डेटा एकत्रित करने के लिए, है ना, इकट्ठा करने के लिए, है ना, स्टोर करने के लिए। स्टोर भी आ सकता है लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उम्मीद है 24वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल फॉर्म का उपयोग किस लिए होता है भाई। तो फॉर्म बनाने के लिए और डेटा एकत्रित करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 25वें सवाल की ओर। 25वां है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर की भाषा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की भाषा को क्या कहते हैं? इंग्लिश, मशीनी लैंग्वेज या कोड या डीएसएल? बताइए दोस्तों कंप्यूटर की भाषा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर जो भाषा समझता है उसे बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज। क्या दोस्तों, मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है। कई लोग हिंदी अंग्रेजी सोचते हैं, नहीं होता, मशीनी लैंग्वेज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? मशीनी लैंग्वेज। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। लेकिन मुझे बताइए 25/25 किसका रिजल्ट आ रहा है अभी अभी? ठीक है, या फिर 25 में से 20 से कम किस किस के सही है? अपना रिजल्ट शेयर करो दोस्तों कि हमारा इतना सही है, हमारा इतना सही है, सभी कमेंट करके बताओ मुझे। अब चलते हैं दोस्तों 26वें सवाल की ओर। 26वां है स्प्रेडशीट में वर्कबुक क्या होती है? स्प्रेडशीट में वर्कबुक क्या होती है? देखो जैसे मान लो ये आपकी एक एक्सेल शीट है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉलम होते हैं, इसमें ध्यान देना, ये कॉलम होते हैं, ऐसे कैसे मैं बना देता हूँ, ऐसे कैसे ये कॉलम होते हैं। और ऐसे दोस्तों यहाँ पे ये सेल बन जाती है, ये बन गई। एक लाइन और खींच देता हूँ, ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गई दोस्तों, ये लाइन खिंच गई यहाँ पे। और उम्मीद है आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा होगा ऐसे कैसे। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे क्या बोलते हैं हम? वर्कबुक बोलते हैं। लेकिन वर्कबुक में जितनी फाइलें होती है ना सारी, मतलब एक सीट दो सीट जो भी होती है ना, वो सारी एक तरीके से वर्कबुक कहलाती है। क्या कहलाती है? वैसे तो क्या कहलाती है? वर्कशीट। मतलब सिंगल सीट को, एक सीट को क्या कहेंगे दोस्तों? एक सीट को हम यहाँ लिख देता हूँ नीचे में, एक सीट को कहते हैं, एक सीट को वर्कशीट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्कशीट कहते हैं। लेकिन जो ग्रुप में होती है ना सारी सीटें, उनको हम बोलेंगे, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सीट वर्कबुक कहलाती है। ओके, ग्रुप ऑफ सीट क्या कहलाती है दोस्तों? वर्कबुक कहलाती है। क्लियर यहाँ तक का? इसमें 1 2 3 कितनी भी सीट हो सकती है। तो यहाँ पे आएगा एक तरीके से पूरी फाइल को। किसको दोस्तों? पूरी फाइल को। मतलब एक तरीके से एक पूरी एक्सेल की फाइल है ना, जिसमें बहुत सारी सीट हो सकती है। ठीक है, ठीक है, उन सभी को क्या कहेंगे? पूरी फाइल को कहेंगे। ठीक है, ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वर्कशीट में वर्कबुक क्या कहलाती है? पूरी फाइल कहलाती है, कंप्लीट। ओके, जिसमें कंप्लीट होती है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 27वां। डेस्कटॉप पर जो स्क्रीन दिखाई, सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई जाती है उसे क्या कहते हैं? देखो ये मॉनिटर है अपना, इसे तो कहेंगे दोस्तों मॉनिटर। क्या कहेंगे दोस्तों? मॉनिटर कहेंगे। लेकिन जो स्क्रीन है ना, ये जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी यहाँ पे SEREEN, इसको बोलेंगे दोस्तों डेस्कटॉप। क्या कहेंगे दोस्तों? डेस्कटॉप कहेंगे। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पर जो सबसे पहले स्क्रीन आती है उसे क्या कहेंगे? मॉनिटर नहीं, वॉलपेपर नहीं, होम स्क्रीन नहीं, डेस्कटॉप कहा जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये जो मॉनिटर होता है ना, होता है कुछ ऐसा दिखाई देता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, आपने दिख रखा होगा ऐसा मॉनिटर होता है एक तरीके से, लेकिन डेस्कटॉप कहते हैं। और जो अंदर की स्क्रीन होती है ना, जो ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? डेस्कटॉप बोलेंगे। और नीचे एक पट्टी और आती है इस जगह पे, इस पट्टी को क्या कहेंगे दोस्तों? टास्क बार कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? टास्क बार कहते हैं इसको। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 28 सवाल की। और 28 सवाल हमारे पास में कंप्यूटर में पावर सप्लाई यूनिट, कंप्यूटर में पावर सप्लाई यूनिट को कहा जाता है? PSU कहा जाता है, CPU कहा जाता है, UPS कहा जाता है, या BIOS कहा जाता है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सही करने का चांस ये है कि P फॉर पावर का P हो जाएगा, S फॉर सप्लाई और U फॉर यूनिट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? PSU हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? PSU हो जाएगा। सवाल ये भी आ सकता है कि PSU का पूरा नाम क्या होता है? पावर सप्लाई यूनिट होता है। अब बात करें CPU की, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं यहाँ पे, चाहे यहाँ लिख देता हूँ मैं। CPU की क्या होती है भाई साहब? CPU की होती है एक तरीके से, फुल फॉर्म क्या होती है? CENTRAL, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, यूपीएस की क्या होती है? यूपीएस की क्या होती है दोस्तों? देखो, यूपीएस की होती है अनइंटरप्रिटेबल, ठीक है, और पावर सप्लाई, ठीक है। ये लिख देंगे UNITER, है ना, PUPTIBLE, है ना, और यहाँ पे कर देंगे हम पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। क्लियर है तक का? इसके बाद हम बात करें हम BIOS की, तो BIOS की जो फुल फॉर्म होती है, अगर आपको आती है तो बता सकते हो, मैंने कई में बताई दोस्तों, बेसिक, है ना, आउटपुट, या BI है ना पहले, तो आएगा बेसिक इनपुट, आउटपुट, है ना, सिस्टम। ओके, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और पावर सप्लाई यूनिट। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी सारी। यहाँ पे अब चलते हैं दोस्तों 29 सवाल की ओर। 29वां है, MS एक्सेल में सेल एड्रेस का उदाहरण क्या है? रो 2 है, A2 है, कॉलम A है, या सीट A है? दोस्तों यहाँ पे बात करें, जो सेल एड्रेस बनता है ना, वो बनता है कॉलम, है ना, कॉलम नाम, है ना, और रो नंबर से। किससे दोस्तों? रो नंबर से बनता है। ओके, किससे बनता है? कॉलम नाम और रो नंबर से। कॉलम का नाम जैसे AB में चलता है, रो नंबर 1 2 3 4 में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों A2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? A2 आ जाएगा। यहाँ पे A तो क्या हो जाएगा? कॉलम का नाम, और 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे रो का नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा A2। क्लियर है तक का? पहले आता है कॉलम का नाम, बाद में आता है रो का नाम। क्लियर है तक का? तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा दोस्तों? A2 हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 30वां। वर्ड में टेबल किस टैब में डाली जाती है? वर्ड में टेबल किस टैब में डाली जाती है? बताइए दोस्तों। दोस्तों वर्ड की बात करें तो यहाँ पे हम बात करें इंसर्ट टैब में। किसमें दोस्तों? इंसर्ट टैब में डाली जाती है। ओके, तो यहाँ पे आएगा इंसर्ट। क्लियर है तक का? हो सकता है रिपीट हो गया दिखता है क्वेश्चन ये, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है दोस्तों इस क्वेश्चन को भी। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 31वां। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करना, नेटवर्किंग, गेमिंग, या कंप्यूटर बेचना? बताइए दोस्तों, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों बात करें ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य की, तो ये होता है दोस्तों सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करना। सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करना। ओके, ए ऑप्शन इज राइट, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करना। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 32 सवाल की ओर। उम्मीद है 31 सवाल आपके समझ में आए होंगे, और हाँ समझ में आए तो एक बार अपने उन दोस्तों को शेयर कर दो जिनको इस वीडियो की जरूरत है, या अभी वो RSCIT के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अपने शहर में सभी उन बच्चों को या उन दोस्तों को शेयर करो जिनकी हाल फिलहाल में RSCIT की एग्जाम होने वाली है, फिर कोई भी कंप्यूटर की एग्जाम होने वाली है ना, उन सभी को शेयर कर दो, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, USB का पूरा नाम क्या है? USB का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफॉर्म सिस्टम बस, या यूजर सिस्टम बस? बताइए दोस्तों USB का पूरा नाम क्या है? अगर आपको आता है USB का पूरा नाम तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आएगा USB का पूरा नाम होता है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस। किस किस को मतलब इसका आंसर पहले से आ रहा था भाई, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। याद रखना आपकी जो एग्जाम होगी ना उसके अंदर कम से कम 2 तो आएंगी फुल फॉर्म। कितनी दोस्तों? 2 फुल फॉर्म के सवाल आते हैं, और 2 ही लगभग आते हैं दोस्तों शॉर्टकट की के सवाल। ये ध्यान रखना। ओके, तो 4 सवाल तो यहाँ से आराम से बन जाते हैं दोस्तों। 2 फुल फॉर्म से आते हैं और 2 शॉर्टकट की से आते हैं, ठीक है। तो ये जो फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ ना सभी को लिख लेना, नोट कर लेना, इन्हीं में से आएंगे, डोंट वेरी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 33वां सवाल। MS वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या है? MS वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+I है, Ctrl+B है, Ctrl+U है, Ctrl+E है? दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जो बंदा नहीं दे रहा या फिर जिसको नहीं आ रहा मैं समझूंगा उसकी तैयारी बहुत हल्की है। ओके, क्या है दोस्तों? बहुत हल्की तैयारी है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ठीक है। ये नहीं करे कि वो पास नहीं हो पाएगा या पढ़ नहीं पाएगा, भाई पढ़ेगा तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, उसको मजबूत करनी पड़ेगी तैयारी को, अगर आपको इस 33 सवाल का आंसर नहीं आ रहा है तो। MS वर्ड में टेक्स्ट इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+I, Ctrl+B, Ctrl+U या Ctrl+E? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इटैलिक मतलब होता है
देखो कई बार इटैलिक का अर्थ पूछता है तो तिरछा या टेढ़ा करना होता है एक तरीके से इटैलिक का अर्थ। ओके, यहाँ पे बात करें वर्ड में, एमएस वर्ड में टेक्स्ट इटैलिक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस आई। एक बार मुझे बताइए किस किस का सही था भाई कंट्रोल प्लस आई, किस किस ने इसका सही जवाब दिया था कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल बी का तो वो बताने की जरूरत नहीं है, बोल्ड करना होता है दोस्तों, है ना। कंट्रोल यू होता है दोस्तों अंडरलाइन करना, अंडरलाइन। कंट्रोल ई क्या होता है दोस्तों? सेंटर अलाइन, ALIGN, सेंटर अलाइन होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस ई का मतलब। क्लियर है तक का? तो कंट्रोल ई मतलब क्या होता है दोस्तों? सेंटर अलाइन होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सेंटर लाइन का मतलब। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। लेकिन 33 में 33 किस किस के सही है भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 34वें सवाल की और 34वां है दोस्तों हमारे पास में, फाइल को रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या है? फाइल को रीनेम, ठीक है, रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, यानी कि नाम बदलना, नाम बदलने की शॉर्टकट की। F1 है, F2 है, F5 है या फिर F4 है? बताइए दोस्तों क्या है? दोस्तों किसी फाइल का नाम बदलना चाहते हो तो आपको प्रेस करना पड़ेगा F के साथ में 2, मतलब F के साथ में 2 नहीं, F2 प्रेस करनी पड़ेगी, F2 कुंजी प्रेस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्लियर है तक का? या फंक्शन की भी आप बोल सकते हो इसको, फंक्शन की। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों F2। क्या आएगा दोस्तों? F2 आएगा। F2 क्या होती है दोस्तों? फंक्शन कुंजी है। टोटल फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है, जो F1 से स्टार्ट होती है F12 पे खत्म होती है। तो F2 क्या काम करती है दोस्तों? उसमें से नाम बदलती है, यानी कि रीनेम करती है। ओके, अब चलते हैं आखिरी सवाल की ओर। आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है? शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है? दोस्तों बात करें शिफ्ट प्लस डिलीट से, आपने नाम सुना होगा रिसाइकल बिन का। अगर आप नॉर्मल डिलीट करते हो कोई फाइल को तो रिसाइकल बिन में पहुंच जाती है, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट दबाते हो तो फाइल कॉपी करता है, फाइल को डिलीट करता है, फाइल को सेव करता है या फाइल को ओपन करता है। तो फाइल को डिलीट करता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों? डिलीट करता है, लेकिन वो क्या करता है? डिलीट परमानेंट डिलीट करता है, परमानेंट, हमेशा के लिए क्या कर देता है दोस्तों? डिलीट कर देता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 35 क्वेश्चनों की क्लास समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आज मेरे से पहली बार जुड़े हैं? अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर देना जिनकी हाल फिलहाल में कोई भी कंप्यूटर संबंधित एग्जाम है। ठीक है, और क्लास कैसी लगी इसका रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, देखते हैं किस किस को क्लास पसंद आई मेरी, और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। अपनी तैयारी को अच्छी करो, बेटर करो, जिससे आपका एक ही सवाल गलत ना हो। ठीक है, तो बेटर करना है तो आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। मेरी यहाँ पे RSCIT की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी दोस्तों। क्या मिल जाएगी? प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक। तो प्लेलिस्ट की सारी आप वीडियोस देखोगे, ठीक है, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा दोस्तों। ये नहीं कि एक वीडियो देख लिया आपने पास हो जाऊंगा, एक वीडियो कोई भी पास होने की गारंटी नहीं दी, लेकिन मैं कहूँगा आप पूरी प्लेलिस्ट देखोगे तो आराम से पास हो जाओगे, और आराम से आपके सारे सवाल भी मैच होंगे। ठीक है, लेकिन तभी हो पाएंगे, पूरी नॉलेज तभी मिल पाएगी आपको जब पूरी वीडियो देखोगे आप। ठीक है, कम से कम आपको 200-300 क्वेश्चन पढ़ के जाने पड़ेंगे एग्जाम में। ठीक है, तब जाकर के आपको थोड़ा ये लगेगा, हाँ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं, मेरी कंडीशन मजबूत हो गई और मैं अच्छी तरह क्वेश्चन करके आऊंगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को करते रहिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहना वीडियो को, और वीडियो में कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे। ठीक है, अगली वीडियो में उसको सुधार किया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।